तो आप इस वीडियो तक कैसे पहुँचे? ऑब्वियसली प्लेलिस्ट के थ्रू। प्लेलिस्ट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? प्लेलिस्ट का कंसेप्ट यूट्यूब यूज़ कर रहा है, स्पॉटिफाई यूज़ कर रहा है, और भी ना जाने कितने ऐप्स प्लेलिस्ट के कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। यानी जो इन ऐप्स को बना रहे हैं, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना और भी ना जाने कितने ऐप्स हैं, तो उनमें ये जो प्लेलिस्ट का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो कंसेप्ट यहाँ के कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे मैच करता है। बस यही सिंपल क्वेश्चन है और आज इसी के थ्रू हम पूरे सेट्स चैप्टर को समझ लेंगे। बेसिकली प्लेलिस्ट क्या है? प्लेलिस्ट है कलेक्शन ऑफ वीडियोस, सॉन्ग्स, जो भी आपको पसंद है उसका आप एक कलेक्शन बनाते हो और उसे एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखते हो। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है इस पर्टिकुलर कंसेप्टोपीडिया सेक्शन का, सेट्स चैप्टर का। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको कंसेप्टोपीडिया यानी कंसेप्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ इस फोल्डर में मिलने वाली है। यानी हर एक वीडियो किससे रिलेटेड होने वाला है? कंसेप्ट से रिलेटेड। यानी मैंने क्या बनाया? कलेक्शन बनाया, और कलेक्शन जहाँ पे आया वहीं पे सेट आया। ये बात ध्यान में रखना। और प्लेलिस्ट के कंसेप्ट से ही हम सेट्स के डेफिनेशन पे जाएंगे। डायरेक्ट डेफिनेशन बोलती तो अभी आपको थोड़ा बोरिंग लगता, लेकिन इससे स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली आपको कुछ इंटरेस्टिंग ही पता चलेगा। प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसके अंदर डिफरेंट वीडियोस है या फिर सॉन्ग है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि कोई एक प्लेलिस्ट है तो उसके अंडर में कोई एक ही टाइप की चीज़ रहती है। मान लो मैंने कंसेप्टोपीडिया से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाई है तो उसमें क्या होगा? कंसेप्चुअल नॉलेज होगा। तो मैं सॉल्व करने वाला जो वीडियो रहेगा वो कहाँ बनाऊंगी? उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगी ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो वही चीज़, कंसेप्ट, वही जो सेम कंसेप्ट है वो सेट्स में भी लगता है, और सेट्स का ही कंसेप्ट प्लेलिस्ट वाले यूज़ कर रहे हैं। प्लेलिस्ट का जो एल्गोरिथम है, जो डिफरेंट ऐप्स वाले हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो सेट थ्योरी का यूज़ कर रहे हैं, प्लेलिस्ट के कंसेप्ट में उसको डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? सेट है। सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स है। इसके अंदर ये क्या है? ये मेंबर्स हैं, और ये क्या हुआ? ये सेट हुआ। यानी ये पूरा जो है ये सेट हुआ। ठीक है, तो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स। बेसिक चीज़ तो समझ में आ गई कि सेट होता क्या है? डिफरेंट मेंबर्स का कलेक्शन। प्लेलिस्ट क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ। और जो YouTube है, जो डिफरेंट ऐप मेकर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सेट थ्योरी का यूज़ करके ही प्लेलिस्ट को बना रहे हैं। दैट मीन्स नॉलेज ऑफ सेट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर वेयर वी यूज समथिंग रिलेटेड टू कलेक्शन। अब ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। अब प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। सेट क्या है? सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। ये अभी तक आपको पता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम डिफाइन कर देंगे। कलेक्शन ऑफ मेंबर्स की जगह अब हम लिखेंगे एलिमेंट्स। यानी कोई भी सेट के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं उनको हम और क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और जैसे ही हमने एलिमेंट्स लिख दिया तो हम काफ़ी करीब पहुंच गए हमारे डेफिनेशन के। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन एलिमेंट्स कैसे हैं? एलिमेंट्स क्या आप एक ही वीडियो को पूरे प्लेलिस्ट में 10 बार डालते हो? ऑब्वियसली 4-5 तरह की वीडियोस रहेंगे और वो एक ही प्लेलिस्ट में रहेंगे। ठीक है, यानी 4-5 डिफरेंट वीडियोस रहेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आने वाला है डिस्टिंक्ट। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स का कलेक्शन, अलग अलग वीडियोस का कलेक्शन क्या है? प्लेलिस्ट है। और अलग अलग एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या है? सेट है। अभी भी कुछ आपको यहाँ पे मिसिंग दिख रहा होगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, प्लेलिस्ट से थोड़ा सा हटते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। तीसरा सेक्शन मैंने बनाया एग्जांपल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं। लिस्ट 10 गुड क्रिकेटर्स। कोई भी 10 गुड क्रिकेटर्स को लिस्ट करो। आप जो 10 सिलेक्ट करोगे क्रिकेटर्स को, और आपका फ्रेंड जो 10 सिलेक्ट करेगा क्रिकेटर्स को, क्या दोनों मैच होने वाले हैं? नहीं। अब मैं 40 स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि वो अपने 10 गुड क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाएं, तो हर एक की लिस्ट अलग होगी। शायद 1-2 चीज़ें मैच हो जाए, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो सब में डिफरेंट रहने वाले हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? ऐसे केस में ये सेट नहीं होता।
तो सेट होता क्या है एग्जैक्टली? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लिस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें सारे इंडिया के स्टेट्स मेंशन हो। आप भी वही सेम लिस्ट बनाओगे जो आपके क्लास के बाकी 39 स्टूडेंट्स बनाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो चीज़ है, ये जो सेट बना रहे हो आप, उसमें जितने भी स्टेट्स आपने इसके अंदर डाले हैं वो सारे स्टेट्स किससे मैच हो रहे हैं? बाकी सब स्टूडेंट्स से। यानी वो क्या है, वो चीज़ यूनिवर्सली ट्रुथ है कि इतने स्टेट्स हैं इंडिया में। अब जबकि यहाँ पे हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे हर किसी का सेट अलग बन रहा था और वो कुछ भी सेम नहीं जा रहा था, सब अलग जा रहे थे। तो ऐसे जब केसेस आते हैं तो ये जो रहता है ये क्या होता है, ये सेट नहीं होता है। लेकिन ये सेट हो गया। ये हुआ क्यों? क्योंकि हम प्रॉपरली इस सेट को डिफाइन कर पाए। और जब हम कोई भी सेट को डिफाइन कर पाते हैं उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। यानी वो सेट क्या है, वेल डिफाइंड है। इसमें किसी के हिसाब से कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, जो यूनिवर्सली ट्रू है वो चीज़ यहाँ पे आ गई। तो अभी आप लोग खुद को टेस्ट करोगे। एक क्वेश्चन देती हूँ, लिस्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अगर आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास में आप अपने टॉप 10 स्टूडेंट्स को लिस्ट करोगे तो ये सेट है या नहीं है, ये आप फाइंड करोगे। सेट तब होता है जब सेट वेल डिफाइंड हो। आपको क्या लगता है, ये सेट वेल डिफाइंड है? टॉप 10 स्टूडेंट्स क्या होंगे? आपके फ्रेंड के हिसाब से टॉप 10 स्टूडेंट्स शायद कोई और हो, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के हिसाब से उनको जज कर रहा है। आप उनको उनके स्टडीज़ के हिसाब से जज करोगे, आपका दूसरा फ्रेंड उन्हें उनके बिहेवियर के हिसाब से जज करेगा, और ना जाने पूरे 40 के 40 बच्चे किसको किस किस हिसाब से जज करे, और हर किसी की जो सेट फॉर्म होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और जिसकी वजह से ये सेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक सेट बाहर नहीं आ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल सेट्स बाहर आ रहे हैं, हर कोई डिफरेंट बता रहा है, और जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यहाँ पे क्या था कि स्टेट्स ऑफ इंडिया हर किसी के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता था, लेकिन जो बाकी लोग बोल रहे हैं वो सब मैच कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे केसेस में यहाँ पे हर एक के हिसाब से वो चीज़ चेंज हो रही है और वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आनी चाहिए, वो होगा वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। बस ये दो कंडीशंस पूरी हुई और हमारा सेट रेडी है। और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपके जो थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स हैं वो भी पूरे चले जाएंगे। तो हमने शुरुआत कहाँ से की, हमने शुरुआत की प्लेलिस्ट से। इससे हमने समझा कि एक सेट क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं डेफिनेशन से एग्जांपल में जाती तो शायद अब वो आपको तरीका अच्छा नहीं लगता और आप बोरिंग भी लगता, क्योंकि आप उसे कहीं पे डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स इज़ बोरिंग, बट डेली लाइफ से ही हम मैथ्स पढ़ते हैं। तो डेली लाइफ से हम मूव ऑन किए सेट की डेफिनेशन पे, और सेट की डेफिनेशन से अब हम मूव ऑन करके जा रहे हैं एग्जाम्पल्स पे। और एग्जाम्पल्स जब हम अच्छे से लेंगे, 3-4 एग्जाम्पल्स लेंगे और उसमें आपका पूरा सेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो क्या है, डेफिनेशन डिस्कस किया और 1-2 एग्जांपल्स डिस्कस किए। लेकिन अभी फाइनली मेन डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहाँ पे 2 वर्ड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एलिमेंट्स, मान लो कि एक जो सेट लिया हमने उसमें अगर मान लो एलिमेंट्स सेम हो गए, डिस्टिंक्ट ना हुए, मान लो मैंने एक ही प्लेलिस्ट में 2 सेम वीडियो डाल दिए, तो क्या उससे बड़ा फ़र्क पड़ सकता है? क्या वो सेट नहीं होगा? वो भी सेट होगा। अगर मान लो कोई एक एलिमेंट 2-3 बार रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो सेट होगा, लेकिन वो 2 बार 3 बार नहीं काउंट होगा, उसे 1 बार ही काउंट करेंगे। कोई भी प्लेलिस्ट में अगर वीडियो 4 बार भी हो तो वो सेम वीडियो है और वो 4 बार है, तो क्या आप उसे देखोगे 4 बार? नहीं, आप उसे 1 ही बार देखोगे। इसीलिए याद रखो कि सेट में अगर एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, दैट डज नॉट अफेक्ट्स कि वो सेट है या नहीं है, वो सेट होगा। ठीक है, बट जो चीज़ अफेक्ट करती है कि वो सेट है कि नहीं, वो चीज़ है ये। तो इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस मत दो।
बस ये एक डेफिनेशन है, दैट्स वाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखा गया है। बट यू हैव टू बी वेरी थरो विद दिस फैक्ट दैट वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये सेट है कि नहीं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्यूटिफुल बर्ड्स इन फॉरेस्ट। जो ब्यूटीफुल बर्ड्स का कलेक्शन है वो आप जो बनाओगे, आप ये सोचो कि आपके जो 10 फ्रेंड्स बनाएंगे वो कैसे बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ब्यूटीफुल जो आ रहा है ये कर रहा है गड़बड़। अब ब्यूटीफुल बर्ड्स लिख दिया है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ब्यूटीफुल की डेफिनेशन खुद के हिसाब से बना रहे हो, और आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, वो ब्यूटीफुल की डेफिनेशन खुद के हिसाब से बना रहा है। शायद आपके फ्रेंड के हिसाब से जो बहुत कलरफुल बर्ड्स रहते हैं वो ब्यूटीफुल होते हैं, और आपके हिसाब से ब्यूटीफुल कौन होते हैं, जिनमें कलर्स ज़्यादा ना हो लेकिन वो थोड़ा सा फ्लाइट उनका अच्छा लगे, या फिर कुछ और फैक्टर्स, ठीक है ना। तो हर किसी का सोचने का नज़रिया और सब कुछ अलग रहता है, जिसकी वजह से ये जो सेट अगर बनेगा तो इसमें हर किसी का डिफरेंट सेट बनेगा। तो सेम कहाँ बनेगा, सेम इसमें देखते हैं कि बनता है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नॉवेल्स, इसका कलेक्शन बनाना है। ये जो नॉवेल्स है इसमें 1 या 2 नॉवेल्स आपका फ्रेंड एक्स्ट्रा लिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मुंशी प्रेमचंद ने काउंटेड नॉवेल्स लिखी होगी और वही नॉवेल्स पब्लिश हुई होगी, और दूसरा जो फ्रेंड है आपका वो 3 या 4 नॉवेल्स खुद के ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ मुंशी प्रेमचंद ने ऑलरेडी लिख दी है और इसका जो फैक्ट है वो स्टोर्ड है। तो इसमें कोई भी कुछ ऐड और कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया कि उन्होंने इतने नॉवेल्स लिखी है, और आप इसका कलेक्शन बना सकते हो। तो इसका जो कलेक्शन बनेगा, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो हर किसी के हिसाब से सेम आएंगे, और ये क्या रहेगा, वेल डिफाइंड रहेगा। ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता क्योंकि ये हर किसी के हिसाब से डिफरेंट है। इसकी डेफिनेशन हर किसी के हिसाब से डिफरेंट है, इसकी डेफिनेशन हर किसी के हिसाब से सेम है। यहाँ पे चेक करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। ऐसे मंथ्स लिखने हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर हो वो जे हो। तो इसमें क्या होगा, जैन होगा, उसके बाद जून, जुलाई, ऐसे आपके जितने भी मंथ्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो आपका सेट बनेगा वो क्या रहेगा, वो वेल डिफाइंड रहेगा। इसमें ना आपका फ्रेंड कुछ ऐड कर सकता है या फिर आप डिबेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो चीज़ है तो वो है, और इसको वेल डिफाइंड बोला जाता है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक सेट हुआ, ये वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप एक चीज़ देख रहे हो, वेल डिफाइंड को छोड़ के कुछ और चीज़ चेक की जा रही है क्या? बिल्कुल नहीं। यानी जो डिस्टिंक्ट वाला जो वर्ड है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते, इसको इतना हाईलाइट नहीं करते। एलिमेंट अगर डिस्टिंक्ट नहीं भी हुए तब भी उसमें से कोई ना कोई चीज़ अगर मैच हो भी गई, दो या 3 बार भी आ गई, तो उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है एक सेट, और ये चीज़ यहाँ पे मैटर कर रही है। एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये सेट है कि नहीं। मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया, इसका सेट बनाओ, और ये सेट आपके हिसाब से जो है वो दूसरे के हिसाब से सेम है कि नहीं, दैट मीन्स ये सेट है कि नहीं, ये क्वेश्चन है मेरा। कलेक्शन ऑफ ऑल चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th CBSE NCERT। आपको एक कलेक्शन बनाना है क्लास 11th CBSE NCERT के चैप्टर्स का, तो क्या ये सेट है या नहीं है। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है ये सेट है कि नहीं है। अब जल्दी से उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं है, सो यू हैव टू कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोस को थॉरली देख रहे हो। तो अब हम समझ लेते हैं सिंबल्स। सिंबल्स 2 टाइप के हैं। पहले तो ये बेसिक सिंबल्स जान लेते हैं, और इसके बाद थोड़े से एडवांस लेवल के सिंबल्स हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं सेट्स में। एग्जैक्टली इनका भी यूज़ सेट्स में होने वाला है, लेकिन ये आपको बेसिक पता होने चाहिए। और इसके बाद जो आएंगे उनको तो आपको एकदम 100% छोड़ के पी जाना है, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, उनके बिना सेट को डिफाइन करना मुश्किल है। सबसे पहले इनको जान लेते हैं। एक बेसिक सेट को हम नॉर्मली किस फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, जो कि कॉमा से सेपरेटेड रहता है, और वो सिंपल सेट रहता है, उसको सिंपल तरीके से वैसे ही लिखा जाता है। तो उसमें हम लोग सेट को ऐसे लिखते हैं। सेट को सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स में, कोई भी सेट जो रहता है उसको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट, इसको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट कर रहे हैं। सेट हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, इसलिए पैरेंथेसिस ये रहा, ठीक है। उसके बाद स्मॉल लेटर्स में हमारे आते हैं एलिमेंट्स।
जो भी एलिमेंट है फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स को हमने सेट में डाला है, मतलब फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स का हमने सेट बनाया है, और वो क्या रहे, वो जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो स्मॉल लेटर में रहेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एलिमेंट्स। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो सेट को, एक नॉर्मल सेट को बनाती है, और ये बेसिक चीज़ें यूज़ होती है एक रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं सेट को। सेट को लिखने के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है। इसके बाद जब सिंबल्स सारे देख लेंगे हम वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लो कि हमारे क्या काम आते हैं सिंबल्स, ठीक है, इसलिए वो एक एग्जाम्पल आपको दिया है। अब बिलोंग्स टू का सिंबल ऐसा होता है, एक सी बनाओ और बीच में एक लाइन। डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल ऐसा होता है। सच दैट में आपको या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप, स्लांट नहीं होनी चाहिए, लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन। इम्प्लाइज का साइन ऐसे रहता है, इसका यूज अभी आपने किया होगा तो ये साइन तो आ ही चुका होगा। इफ एंड ओनली इफ, ये होता है इफ एंड ओनली इफ का साइन। लेस देन और ग्रेटर देन में मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले जान लो कि जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है उसकी तरफ जो फेस रहता है वही डिसाइड करता है लेस देन या ग्रेटर देन। ये जो साइन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड है और ये क्या है, छोटी है, दैट मीन्स ये लेस देन है। अब ये जो साइन है इसमें ये वाली साइड क्या है, इसने फेस यहाँ पे जो इसका माउथ है वो ओपन है, दैट मीन्स ये क्या है, ग्रेटर देन। तो यहीं से आप डिसाइड करोगे, इस वाले साइड से ही डिसाइड करोगे लेस देन और ग्रेटर देन। यहाँ तक तो बहुत बेसिक सिंबल्स थे और इनमें से कई सिंबल्स आपको पता होंगे। ये नहीं पता होगा सच दैट का सिंबल, तो वो यहाँ पे यूज़ होता है लेकिन वो सेट बिल्डर में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म में ये सच दैट का सिंबल यूज़ होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। इसमें आप या तो ये वाला यूज़ करते हो या तो ये स्ट्रेट लाइन। स्लांट लाइन इसलिए यूज़ नहीं होता यहाँ पे क्योंकि अगर आपने स्लांट लाइन किया तो उसका मतलब होता है और, ना कि सच दैट। तो यहाँ पे स्लांट लाइन बिल्कुल यूज़ मत करना, स्ट्रेट लाइन होता है सच दैट का साइन। और ये रहा हमारा बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ तक हम लोगों को बहुत बेसिक चल रहे हैं सिंबल्स, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ। यहाँ और यहाँ आप दोनों को आप लोगों को कन्फ्यूजन होने वाला है। लेस देन और लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू रहता है तब आपको ये लेस देन साइन तो बनाना ही है, साथ में इक्वल टू का साइन भी बनाना है। और ग्रेटर देन रहता है तो ग्रेटर देन के साथ एक इक्वल टू का साइन। ये जो साइन है इस साइन से पूरा डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेस देन वाला भी काउंट होता है और इक्वल टू वाला भी काउंट होता है, ठीक है। तो दिस मीन्स कोई भी अगर यहाँ पे एलिमेंट रहेगा वो या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है। ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो जो ये इक्वल वाला पार्ट है ना, वो जैसे ही आता है तो यहाँ पे नीचे इक्वल लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये रहा हमारा बेसिक सिंबल्स, और इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम आगे चलेंगे, आगे जाके बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये दोनों का कंसेप्ट एग्जैक्टली इससे कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स। अब नेक्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स की तरफ मूव करते हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू सम मोर सिंबल्स विच विल बी यूजफुल फॉर यू while doing this chapter sets, okay? तो फर्स्ट सिंबल हमारा है नेचुरल नंबर्स का, उसके बाद इंटीजर्स। ये सब आपने देखे होंगे इससे पहले, बट यू डोंट नो दैट हाउ दीज विल बी यूज्ड। तो लिखना कैसे है, इनको सेट में रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो सब आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जान के रख लो कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि किसी भी सिंबल का कहीं पे भी यूज़ आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ नेचुरल नंबर्स के लिए सिंपल n, इंटीजर्स के लिए z और i दोनों चलेगा, ठीक है। उसके बाद नॉन ज़ीरो इंटीजर, यानी ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर्स को अगर आपको डिपिक्ट करना है तो वहाँ पे आप z0 या i0 लिखोगे। सिमिलर वे जब रियल नंबर्स को हम करते हैं, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स को, तो ज़ीरो नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी आपको क्या करना है, z प्लस i प्लस, तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर ये होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, Q0 नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स।
Q प्लस है, यानी प्लस का मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। उसके बाद रियल नंबर्स, फिर ये नॉन ज़ीरो, फिर ये पॉजिटिव रियल नंबर्स। फिर यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, रियल नंबर्स में से Q को हटाया, Q क्या है हमारा, रैशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर को अगर हटा देते हैं तो बचता है इरैशनल नंबर, तो इसलिए इसे इरैशनल नंबर कह रहे हैं। अगर आपको हायरार्की के बारे में, जो नंबर सिस्टम की प्रॉपर हायरार्की है जो क्लास 9th में ही इंट्रोड्यूस हो जाती है, अगर उसके बारे में नहीं पता तो ये जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जाओ, वो लिंक पे आप क्लिक करना। जब ये वीडियो ख़त्म होता है उसके बाद जाना और उस लिंक पे क्लिक करके पूरा हायरार्की देख लेना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रहता है और उसको समझ भी लेना, ठीक है। तो रियल नंबर्स में से अगर हम रैशनल को हटा देते हैं तो वो क्या होता है, इरैशनल नंबर। अब C कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आई डोंट नो। अगर नहीं पढ़ा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं और वो सेट्स चैप्टर को देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। C0 लिखेंगे तो नॉन ज़ीरो ऑब्वियसली। उसके बाद NA, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। ऐसा सेट है नेचुरल नंबर्स का जिसमें जो भी नेचुरल नंबर्स अगर हम लिखेंगे वो A से छोटा होगा, यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा ना उससे छोटा होगा, ठीक है। मान लो एक हमारा सेट है A, वो सेट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और वो A से कम रहेंगे, A से ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला, ठीक है। तो यही बोलने का मतलब है कि जो भी नंबर्स अंदर रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे, वो A से छोटे रहेंगे। और A क्या है, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि इंटीजर्स क्या रहते हैं, पॉजिटिव साइड रहता है, नेगेटिव साइड रहता है, और ज़ीरो भी इंटीजर में काउंट होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, उसमें ज़ीरो नहीं ले सकते, ठीक है। तो 1 2 3 अप टू A, और A से छोटा। दो तरीके रहते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला रहता है रोस्टर और सेकंड रहता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब हम रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म सीखेंगे तो उसी में हम इन सिंबल्स को लिखना सीखेंगे, और जो सेट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो सब वहाँ पे काम आने वाली है। तो उस पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में, और उधर पे हम टाइप्स ऑफ सेट भी सीखेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहला फॉर्म्स ऑफ राइटिंग द सेट्स, दो तरीके होते हैं फॉर्म्स को सेट्स को लिखने के लिए, और वो सेट्स रहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। जब हम ये दोनों चीज़ें सीख लेंगे उसके बाद हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स में, और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स सीखेंगे। तो जाने से पहले एक क्वेश्चन आपको पूछती हूँ, ऐसा कोई सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और क्या ऐसा कोई सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट हो? क्योंकि सेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, कलेक्शन, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई सेट हो सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और क्या कोई ऐसा सेट हो सकता है जिसमें एक एलिमेंट हो? आर दे पॉसिबल? अगर वो पॉसिबल है तो उनके नाम बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ती हूँ। स्टूडेंट्स, बिफोर लीविंग टुडेज लेक्चर आई विल सम अप विद दीज फ्यूचर लेक्चर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लेक्चर 3 होगा सबसेट्स और इंटरवल्स। इन दोनों को अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड थोड़े एग्जाम्पल्स लेंगे। और लेक्चर 4 होगा अंडरस्टैंडिंग वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये दोनों हम अच्छे से करेंगे। तो ये लेक्चर्स कैसे आएंगे? ये लेक्चर्स आपको सबसे पहले तो मैं 4 लेक्चर्स डिलीवर कर दूंगी ताकि आप लोगों को एटलीस्ट कुछ बेस पता हो सेट्स के बारे में। जब हम लोग सेट्स का एक मैक्सिमम पार्ट कर चुके होंगे, एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगी जिसमें हम लेट्स सॉल्व वाला पार्ट, यानी हम वहाँ पे सॉल्विंग वाला पार्ट लेंगे। तो इधर तक जितना हो जाएगा उसका पूरा सॉल्विंग वाला पार्ट हम उस पार्ट में लेने वाले हैं। तो तब तक आप यहाँ तक पूरा कंटिन्यू देखो, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर डायनामो बैच के साथ ज्वाइन हो जाओ। डायनामो बैच इज समथिंग विच विल लीड यू टू द पाथ टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस तक पहुँचना है तो इस बैच के साथ ज़रूर ज्वाइन होना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जाने से पहले जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आगे क्या क्या वीडियोस आने वाले हैं। अब में अगर आज का लेक्चर आपको बहुत बेनिफिशियल लगा हो, आपको कुछ अच्छा पता चला हो,
तो आप लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, ताकि उनमें से जिसको भी इस बैच की नीड हो वो इस बैच से आके ज्वाइन हो सके। साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर आंसर्स। जो मैंने आज के होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, जो पूरा वीडियो देखेंगे उन्हीं को वो होमवर्क क्वेश्चंस का पता चलेगा और वही वो होमवर्क क्वेश्चंस कर पाएंगे और उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाएंगे। तो आप होमवर्क करो और कमेंट में कमेंट कर दो मैंने जो 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्टाग्राम हैंडल पे ज्वाइन हो जाओ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल बहुत ज़्यादा मैं उसमें एक्टिव रहती हूँ। अगर कुछ भी अपडेट्स रहते हैं, कुछ भी क्लासेस के बारे में अपडेट्स रहते हैं तो मैं उसमें ज़रूर बताती हूँ। अगर कुछ नया आने वाला है तो उसमें पता चल जाता है कि मैं नेक्स्ट क्या क्या वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, तो उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाओ। इंस्टाग्राम हैंडल इज़ मैथमेटिक्स अनलीज्ड नाम से है, ठीक है। उसमें मेरा फ़ोटो आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। और उसकी लिंक अगर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ में आप मेरा अबाउट सेक्शन में जाके भी वहाँ पे लिंक देख सकते